माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं प्रियंका जाखड़, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से। बच्चों, आज कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान से अध्याय 4 एक समतल में गति के भाग 2 में। बच्चों, भाग 1 में हमने कुछ गृह कार्य दिया था जो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, विस्थापन व दूरी में कौन सदिश राशि है? विस्थापन सदिश राशि है क्योंकि यह इसमें मात्रक होता है और परिमाण होता है और ये सदिश के नियम का पालन करता है। प्रश्न नंबर 2, बल तथा बल आघूर्ण में कौन सदिश राशि है? दोनों सदिश राशि हैं क्योंकि इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, दोनों सदिश के नियम का पालन करते हैं। प्रश्न नंबर 3, ध्रुवीय सदिश के 2 उदाहरण दीजिए। क्या 2 उदाहरण हैं? बल तथा विस्थापन ध्रुवीय सदिश के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 4, परस्पर लंबवत 2 सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के आंकिक मान क्रमशः 3 व 4 मात्रक हैं। इनके परिणामी का आंकिक मान ज्ञात कीजिए। हमें जब रिजल्टेंट निकालना होता है तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा में 90 दिया है, लंबवत है, a की वैल्यू हमें दी है, b की वैल्यू हमारे पास है। थीटा जब आप यहाँ पर पुट करेंगे 90 तो ये टर्म 0 हो जाएगी। बाकी को आप a और b की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वो क्या आएगा? 5 मात्रक आ जाता है। प्रश्न नंबर 5, 2 सदिशों के बीच अधिकतम संभव कोण का मान क्या होता है? बच्चों, ये बताया था कि न्यूनतम कितना होगा और अधिकतम कितना होगा। न्यूनतम 0 डिग्री होता है और अधिकतम 180 डिग्री होता है। बच्चों, भाग 2 में जो आज हम पॉइंट कवर करेंगे उनको देख लेते हैं। नंबर 1, सदिश का जोड़। सदिशों को हम जोड़ेंगे तो कौन कौन सी विधि से जोड़ेंगे? बहुभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। किसी वेक्टर की स्केलर से गुणा तथा भाग, 2 वेक्टर का घटाना, सदिशों का वियोजन, सदिशों के वियोजन के अनुप्रयोग, सापेक्ष वेग। बच्चों, जो पार्ट 1 में हमने क्या आपको त्रिभुज विधि के बारे में बताया था। त्रिभुज विधि के द्वारा हम केवल 2 सदिश को जोड़ सकते हैं। अगर हमें 2 से ज़्यादा सदिश को जोड़ना है तो हमें दूसरी विधि का प्रयोग करना होता है जिसको हम कहते हैं बहुभुज विधि। बहुभुज विधि में क्या होता है? 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ा जाता है, 2 से अधिक सदिशों को जोड़ा जाता है। माना हमारे पास 4 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, बी, सी और डी, तो हमारे पास 4 हैं। अब इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, कैसे खींचते हैं? वेक्टर ए को दी गई दिशा और परिमाण के साथ खींचते हैं। वेक्टर ए के शीर्ष से वेक्टर बी को खींचते हैं, दिए गए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ खींच देते हैं। वेक्टर बी के शीर्ष से सी को ड्रॉ कर देते हैं, सेम ऐसे ही दिए गए परिमाण और दिशा के साथ। वेक्टर सी के शीर्ष से डी को खींच देते हैं। अब इसका ये ओपनिंग एंड रह जाता है, तो इसको जब आप क्लोज करते हैं, ओपनिंग एंड को ड्रॉ करते हैं, क्या वेक्टर ए जो पहला वेक्टर है उसकी टेल से जो लास्ट वाला वेक्टर होता है उसके हेड तक इसको खींच देते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। मतलब इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? वेक्टर आर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी त्रिभुज विधि के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का जो ओपनिंग एंड है क्लोज कर दीजिए। कैसे क्लोज करेंगे? इसके टेल से इसके हेड को मिला देंगे तो हमें वेक्टर ई, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। वेक्टर ई और सी को आप ऐड कर दीजिए तो इनकी जो क्लोजिंग जो ओपनिंग एंड है उसको क्लोज कर दीजिए। जब क्लोज करेंगे तो हमें एफ मिल जाता है। इन दोनों ई और सी का रिजल्टेंट हमें एफ मिल जाएगा, एफ और डी का रिजल्टेंट हमें आर मिल जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि वेक्टर आर जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इसमें क्या होता है बच्चों, हमें 4 वेक्टर दिए गए थे लेकिन मिले हमें कितने? 5। पंचभुज हमें मिल जाता है क्योंकि एक वेक्टर किसकी वजह से बढ़ जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर की वजह से बढ़ जाता है। बच्चों, समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि में जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें हम समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे। क्या होता है, जैसे हम त्रिभुज में क्या कर रहे थे? 2 सदिशों को जोड़ रहे थे, वो हेड टू टेल हम जोड़ रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे? टेल टू टेल जोड़ेंगे 2 वेक्टर को। होगा क्या इसमें देख लेते हैं। यदि किसी कण पर किसी क्षण कार्यरत 2 सदिश दिशा और परिमाण में किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित होते हैं तो उनका जो योग सदिश होगा परिमाण तथा दिशा में उसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। और ये जो आपका विकर्ण होगा वो सदिशों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगा। अब इसको ड्रॉ कैसे करें, इसको समझे कैसे? सबसे पहले हमारे पास अगर 2 वेक्टर हमें दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको हमें समांतर चतुर्भुज नियम के द्वारा जोड़ना है। तो हम कैसे करें? सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लेते हैं। अब त्रिभुज विधि में तो हम यहाँ से ड्रॉ करते थे दूसरे वेक्टर को,
वेक्टर ए के हेड से ड्रॉ करते थे, बस इसमें क्या करेंगे, टेल से ड्रॉ करेंगे। वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी को ड्रॉ कर लेते हैं। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे जो विकर्ण होगा, जो जब इसको हम समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, इनके डायगोनल्स, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो वेक्टर जाएगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर बी के पैरेलल हमने ये ड्रॉ किया, वेक्टर ए के पैरेलल हमने ये ड्रॉ कर लिया। अगर हमने देखा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, ठीक, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो डायगोनल है, ये आप समांतर चतुर्भुज देख पा रहे होंगे, OSQP हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। इसका ये जो डायगोनल है वो किसको दिखाएगा, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को दिखाएगा, योग को दिखाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, आप देख पा रहे होंगे OQ और P को, ये वाला त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो आपको इसको आप हाइड कर देंगे तो आपको कुछ त्रिभुज जैसा नज़र आ रहा है, जैसे हमने त्रिभुज विधि में देखा था। इसको त्रिभुज को हम क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, P से N की तरफ बढ़ा देंगे और Q से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे। मतलब क्या है, क्या क्यों कर रहे हैं ये, इस त्रिभुज को हम एक समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल देते हैं, इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सेम हमारे जो त्रिभुज विधि में जैसा हमने किया था, इस त्रिभुज विधि की हेल्प से हम इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, या R इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, इसको आप अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। बच्चों अगर अब आपको डायरेक्शन निकालनी है, जैसा कि त्रिभुज विधि में देखा था, Y कंपोनेंट ओवर X कंपोनेंट आप रख देंगे तो आपको इसकी डायरेक्शन आ जाती है। इसमें बच्चों कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कुछ विशेष पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स क्या होते हैं, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हों। पहला पॉइंट क्या है कि दोनों सदिश एक ही दिशा में है। अगर एक ही दिशा में है तो उनके बीच में जो कोण होगा वो क्या होगा, वो एंगल होगा, वो क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। मतलब cos 0 कितना होता है, 1 होता है। अगर आप इसके मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आप इससे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, cos आपने 0 रखा तो ये टर्म 1 हो जाएगी, ये टर्म क्या हो गई, ये cos 0 का मतलब 1 आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला किस में आ जाएगा, क्या वैल्यू इसकी मिल जाएगी, R इक्वल टू A प्लस B आपको मिल जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखना है, जब एंगल 0 होगा तो मैक्सिमम हमें मैग्नीट्यूड मिलता है। और अगर डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो जब थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास tan phi इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि मतलब क्या दिखाता है कि ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे, मतलब दोनों सदिश के बीच में कितने का एंगल कोण होगा, जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है। अगर वो 90 डिग्री है तो cos थीटा किस में चेंज हो जाएगा, cos 90 में। और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। जब आप जैसे ही 90 यहाँ रखेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी और आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो आप कैसे निकालेंगे, A ओवर B, Y कंपोनेंट ओवर X कंपोनेंट आप कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है, जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत हैं। विपरीत है का मतलब दोनों कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा की जगह जैसे आप 180 रखेंगे तो उसका मान, cos 180 का मान क्या होता है, -1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, R इक्वल टू A माइनस B। मतलब हमें यहाँ अगर दोनों विपरीत हैं तो हमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलता है। अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में क्या होगा, tan phi इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब दोनों कैसे हैं, विपरीत डायरेक्शन में हैं। किसी वेक्टर की स्केलर से गुणा तथा भाग, अगर किसी वेक्टर को स्केलर से गुणा करते हैं तो क्या होता है, स्केलर इसके 3 कंडीशन हम लगा सकते हैं। सपोज करो हमने केवल एक संख्या से अगर मल्टीप्लाई किया या किसी अदिश से मल्टीप्लाई किया किसी वेक्टर को, तो क्या क्या कंडीशन आ सकते हैं। सपोज करो हमारे पास एक ये फॉर्मूला है P इक्वल टू MV। हमने एक बार M को एक बार सदिश मान के मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार केवल एक संख्या मान के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। इसको एक बार संख्या माना, केवल एक शुद्ध संख्या माना, m बराबर 2 माना, तो इसका क्या होगा, मात्रक सेम रहेगा। लेकिन ये क्या होगा, मात्रक इसका जो v का मात्रक होगा वही किसका मात्रक होगा, p का मात्रक होगा। मतलब मात्रक में
कोई चेंज नहीं आएगा, हमें वैसा ही वेक्टर मिलेगा जैसा वेक्टर पहले था। अगर इसको m एक अदिश है, अगर m एक अदिश है तो क्या होगा, अदिश से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास एक नया वेक्टर मिल जाता है। जैसे यहाँ पर अगर ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की अगर मल्टीप्लाई हमने वेग से की तो हमारे पास जो p का जो मात्रक आएगा वो क्या आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसका मात्रक आता है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें वेक्टर मिलता है वो जिस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेम रहता है, मतलब मात्रक सेम रहता है। और अगर किसी अदिश से मल्टीप्लाई करें तो हमें नया वेक्टर मिलता है। बच्चों ये ध्यान रखना है, अगर ये जो संख्या होगी इसके निशान पर ये प्लस की है या माइनस की है तो दिशा इस पर भी डिपेंड करती है कि अगर ये प्लस की है तो सेम दिशा मिलेगी, अगर ये माइनस है तो दिशा विपरीत हो जाती है। ऐसे ही अगर हम देखें वेक्टर का स्केलर से अगर भाग करते हैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर से तो क्या होता है, इसमें भी कंडीशन क्या है, एक बार हमने एक शुद्ध संख्या है, केवल एक संख्या से अगर हमने किसी को भाग किया तो क्या है, माना वेक्टर आर का मात्रक वही होगा जो वेक्टर ए का है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, आर का जो मात्रक क्या होगा जो वेक्टर ए का है, क्योंकि संख्या है केवल। और परंतु आर की दिशा के चिन्ह पर निर्भर करेगी कि वो प्लस का है या माइनस का है। जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई में देखा था वैसे ही वो डिवाइड में देखें। अगर के कोई अदिश राशि है, अदिश राशि होगी तो आर का मात्रक, अगर ये अदिश है राशि है तो इसका मतलब इसका मात्रक होगा, मात्रक होने की वजह से आर का मात्रक चेंज हो जाएगा। जिसका कोई मात्रक होगा तो वेक्टर आर नई सदिश भौतिक राशि होगी। मतलब क्यों, क्योंकि वेक्टर बदल जाएगा, मात्रक बदल जाएगा तो हमें कोई नया वेक्टर मिलता है। आगे बात करते हैं दो वेक्टर का घटाना। दो वेक्टर को आप कैसे घटाएंगे, बेसिकली घटाना का मतलब होता है कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर के विपरीत को जोड़ना, उसके उल्टे को अगर हम जोड़ दें तो हमें कैसे आएगा, कैसे देखें इसको। एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाने का अर्थ है पहले वेक्टर में दूसरे वेक्टर के विपरीत वेक्टर को जोड़ना। मतलब हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमें क्या करना है, वेक्टर ए में वेक्टर बी के उल्टे वेक्टर मतलब विपरीत वेक्टर को जोड़ना है। तो माइनस बी वेक्टर का उल्टा वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी। इसको हमने ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। जो वेक्टर का घटाना होता है ये कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करते, मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। घटाना कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे अगर हम देखें, इसको समझना चाहें कैसे, सबसे पहले एक वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं। वेक्टर ए जैसे ही ड्रॉ करेंगे, वेक्टर ए ड्रॉ किया, वेक्टर उसके बाद उसके शीर्ष से वेक्टर बी ड्रॉ करते हैं। हमें बेसिकली करना क्या है, वेक्टर ए में वेक्टर बी का अपोजिट ऐड करना है। तो इसका हमने एक अपोजिट ड्रॉ कर लिया विपरीत डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो इस टाइम रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर का वियोजन, बच्चों ये सदिशों को जोड़ने की एक विपरीत प्रक्रिया है। इसमें बेसिकली करना क्या होता है, किसी एक दिए गए वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टरों में या सदिश में वियोजित कर देते हैं। ये जो वियोजित भाग होते हैं ये दिए गए वेक्टर के घटक कहलाते हैं। बच्चों ये जो वियोजित भाग हैं इनका जो संयुक्त प्रभाव होता है दिए गए अकेले वेक्टर के प्रभाव के बराबर होता है। अगर कोई हमें वेक्टर दिया है उसको हमने दो भागों में वियोजित किया है, उसके दो घटक हैं और दोनों घटक आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो वो दोनों घटक कैसे होंगे, क्या बोलेंगे, उनको आयताकार घटक बोला जाता है। जैसे अगर हम देखना चाहें कि कैसे समझें इसको, एक हमने क्या लिया, एक एक्स वाई प्लेन हमने ले लिया, एक्स वाई प्लेन लिया जिसमें एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होगी वो आई कैप से दिखाते हैं और वाई एक्सिस की डायरेक्शन हम जे कैप से दिखाते हैं। हमने इसके ओरिजिन से ओ पॉइंट से हमने एक वेक्टर वी ड्रॉ कर दिया, वेक्टर वी हमने ड्रॉ कर दिया जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। बच्चों इस दिए गए वेक्टर को हमें वियोजित करना है। वियोजित करेंगे तो दो कंपोनेंट में हम आयताकार घटकों के द्वारा हम समझ रहे हैं। तो दो घटकों में हमने ब्रेक किया, वियोजित करते हैं तो क्या हुआ, वी एक्स और वी वाई। एक्स डायरेक्शन में वी एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वी वाई। ये आ जाएगा
Vx और Vy, ठीक है। और ये हमारे पास अगर हमें इसका आगे मैग्नीट्यूड देखना होगा तो वो हम यहाँ से देखेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB प्लस BA। OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB, यहाँ पर देखेंगे OB प्लस BA, यहाँ पर ये हो जाएगा। इनकी वैल्यू आप रखेंगे, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vx प्लस Vy, वेक्टर Vx और वेक्टर Vy। अगर ये हमें दिया गया है कि x डायरेक्शन में क्या होगा और y डायरेक्शन में क्या होगा, बच्चों Vx को आप क्या लिख सकते हैं, Vx i कैप, और Vy को कैसे लिख सकते हैं, Vy j कैप, यहाँ पर लिख दिया। इनकी वैल्यू आपने कहाँ पुट कर दी, यहाँ अगर पुट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ ये मिल जाता है। अगर बच्चों आगे बात करें Vy की वैल्यू, अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, Vx और Vy का हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही अपना ये ट्राइंगल लॉ से निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, कि हमें किस किस में रिलेशन चाहिए, हमें Vy का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो रिलेशन किस किस में हो जाएगा, कर्ण और लंब में रिलेशन हो जाता है। किस किस में, कर्ण और लंब में। तो हमें क्या मिलता है, V साइन थीटा, हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, V साइन थीटा। अगर आपको Vx की मैग्नीट्यूड चाहिए, Vx का वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या किस किस में रिलेशन मिलेगा, कर्ण और आधार में रिलेशन होता है। कर्ण और आधार में रिलेशन में Vx की वैल्यू क्या आ जाएगी, V कॉस थीटा। तो ये हमें मिल जाता है। अब क्या करें बच्चों, Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर हम करके इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें फाइनली मिलता क्या है, V स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे, तो V की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। अगर आपको इसकी डायरेक्शन देखनी है तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, वही y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, tan थीटा Vy ओवर Vx। सदिशों का जो वियोजन होता है, उनके अनुप्रयोग, उनको हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, जब आप कोई व्यक्ति धरातल पर चलता है तो वो क्या करता है, अपने एक आगे बढ़ने के लिए वो अपने एक पैर से पीछे की तरफ बल लगाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, कोई आदमी अगर चलेगा तो वो अपने पीछे एक पैर से पीछे की तरफ बल लगाएगा। बल लगाने से आप न्यूटन का अगर थर्ड लॉ आप देखेंगे, जितना एक्शन होता है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे उसने बल लगाया, एक फोर्स लगाया पीछे, तो इक्वल एंड अपोजिट उसको रिएक्शन मिलेगा। ये जो रिएक्शन होगा ये टू कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, r cos थीटा और r sin थीटा। अगर ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये r cos थीटा हुआ और वो क्या हो जाता है, r sin थीटा। बच्चों जो ये r cos थीटा है, ये तो व्यक्ति को, किसी इंसान को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है, और जो ये वाला कंपोनेंट होता है ये उसको चलते हुए बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं लॉन रोलर को धकेलने की तुलना में खींचना सरल होता है। मतलब हमारे पास एक रोलर है, उसका वेट है W, अगर उसको खींचें तो वो खींचना आसान होता है धक्का देने के कंपैरिजन में। कैसे, अगर देखना चाहें कोई रोलर है, इसको जब धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, सबसे पहले हम खींचने वाली कंडीशन देखते हैं कि खींचा कितने बल, एक फोर्स F फोर्स लगाया, खींचते हैं, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। जब वो थीटा एंगल बनाएगा तो वो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। कौन कौन से, F cos थीटा और F sin थीटा। जो F cos थीटा है वो ये इधर क्यों आया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा है, थीटा बच्चों। और जो इसका वेट है वो किधर लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा। अगर हम बात करें कि इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रभावी भार कितना होगा, W माइनस F साइन थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें तो क्या रहेगा, F cos थीटा। अब बात करते हैं, अभी तो हम खींचने की बात कर रहे थे, अगर हम इसको धक्का देते हैं, धक्का देंगे, पुश करेंगे, तो पुश में क्या होगा, जो फोर्स है वो फोर्स नीचे जाके ब्रेक होगा। नीचे जाके ब्रेक कितने कंपोनेंट में होगा, टू कंपोनेंट में ब्रेक होगा। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये F cos थीटा हो जाएगा। और जो इधर वाला डायरेक्शन में जाएगा साइन थीटा, F साइन थीटा, वो वेट की डायरेक्शन में चला जाता है। वेट की डायरेक्शन में गया तो इस बार क्या होगा, प्रभावी भार वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, W प्लस F साइन थीटा, प्लस का हो जाएगा, प्रभावी भार प्लस का ज़्यादा हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहेगा F cos थीटा। इससे क्या पता चलता है कि वेट जब हम धक्का देते हैं तो वेट बढ़ जाता है। बच्चों अगर इसे और एग्जाम्पल के हिसाब से, एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो कैसे समझेंगे, एक रोलर है जिसका जो वेट मास है, कितना द्रव्यमान का है, 10 किलोग्राम।
द्रव्यमान का है, उसका जो कोण बना रहा है, जो वो हॉरिजॉन्टल से कोण कितना बना रहा है, जो हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स कितना लगाते हैं, 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो क्या होगा, अगर हम बात करें खींचने की, खींचते टाइम जो हमारे पास प्रभावी भार आया था वो कितना आया था, W माइनस एफ साइन थीटा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, वर्टिकल अगर हम डायरेक्शन कंसीडर करें तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, 64.65 न्यूटन आपको मिल जाता है बल, कि आपको इतना बल लगाना पड़ेगा खींचते टाइम। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F cos 45 डिग्री। ये अगर हम बात करें कि उसको धकेलते समय क्या हो जाता है, जो उसका प्रभावी भार होता है वो कितना हो जाता है, W प्लस एफ साइन थीटा हो जाता है। वैल्यू पुटअप करते तो आपको क्या मिलता है, 135.35 न्यूटन आपको मिलता है। आप देख पा रहे होंगे कि किस टाइम हमें बल ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर हमें बल कम चाहिए, खींचने में हमें बल कम चाहिए और धक्का देने में हमें बल ज़्यादा चाहिए होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों, बात करते हैं सापेक्ष वेग की। सापेक्ष वेग को समझने से पहले हम सापेक्ष वर्ड को समझ लेते हैं। कोई भी मोशन हो या रेस्ट हो बच्चों, तो वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, वो हमेशा जब भी होगा किसी के रिलेशन में हम बात करेंगे। तो सापेक्ष वेग, सापेक्ष का मतलब क्या हुआ, किसी का मोशन को या किसी की वेग को, किसी के एक्सीलरेशन को, किसी के विस्थापन को जब किसी के और ऑब्जेक्ट के रिलेशन में बात करते हैं, कि रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो वो क्या होता है, सापेक्ष वेग, सापेक्ष त्वरण, सापेक्ष विस्थापन। यहाँ पर हम बात करेंगे सापेक्ष वेग की। सापेक्ष वेग क्या होगा कि एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के वेग के कंपैरिजन में टाइम के साथ जो उसका वेग में चेंज हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं सापेक्ष वेग। अगर सपोज करो आप यहाँ देखेंगे, ये कोई आदमी बैठा हुआ है, एक एग्जाम्पल अगर ले लें कि सापेक्ष को समझे कैसे। ये जो बस आई, ये बस इसको मोशन में लगेगी। बस इसको मोशन में क्यों लग रही है, क्योंकि वो अपने सापेक्ष वो देख रहा है, वो सिटिंग है, वो बैठा हुआ है और बस उसके सामने से गुजर जाती है, तो वो क्या होगा, इस आदमी के रिस्पेक्ट में बस कैसी है, मोशन में है। अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं बस में, वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं, तो उनकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये लोग कैसे हैं, रेस्ट में, आपस में रेस्ट में है। बट अगर ये बाहर देखते हैं तो बाहर क्या होता है कि बाहर की वस्तुएं इनको विपरीत डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सापेक्ष। जब भी आप किसी चीज़ को, मोशन को देखेंगे, त्वरण को देखेंगे, वेग, तो वो हमेशा सापेक्ष की बात करेंगे। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो वस्तु हैं, वस्तु A और B, उनकी वेलोसिटी आपको पता है VA और VB, हमने एक XY प्लेन लिया, उसमें ड्रॉ कर लिया इनके वेलोसिटी वेक्टर को, जो वेग के सदिश हमने उनको ड्रॉ कर लिया, VA को भी ड्रॉ कर लिया और VB को। अब हम क्या चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। बच्चों, लिखते कैसे हैं सापेक्ष, जब वेलोसिटी की बात करते हैं, वेग की बात करते हैं, कि A की वेलोसिटी दूसरे के सापेक्ष, मतलब B के सापेक्ष। अब इसको तोड़े कैसे तोड़ेंगे, VA माइनस VB, जो पहले वाला है उसको पहले लिखते हैं, जो दूसरे वाला है उसको बाद में लिखते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, VA प्लस ब्रैकेट में माइनस VB। अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे कि VA में सबसे पहले VA वेलोसिटी वेक्टर आपने ड्रॉ किया, हमें उसको इसमें क्या ऐड करना है, माइनस VB। अगर VB इस डायरेक्शन में है तो माइनस VB इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 180 माइनस थीटा एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, इसको हम एक समांतर चतुर्भुज की फॉर्म में बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की फॉर्म में जैसे ही बनाया, जो इनके डायगोनल से जो पास होगा, जो विकर्ण पास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो इनके इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायगोनल पास होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। इन दोनों का वो क्या होता है, रिजल्टेंट। वो ये रिजल्टेंट पहले वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। तो हम इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB कॉस 180 माइनस थीटा। जब इसकी कॉस 180 माइनस थीटा को जब हम लिखते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। बच्चों, अगर इसकी आपको डायरेक्शन देखनी है तो आप डायरेक्शन कैसे देख पाएंगे, क्या फॉर्मूला क्या होता है, tan phi इक्वल टू y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो आपके पास ये आ जाता है। बच्चों, अगर हम कहें कि हमने यहाँ पर केवल VA लिखा होता, हम B को हटा दें, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
या हमने कहा कि कार चल रही है, तो कार चल रही है किसके रिस्पेक्ट में चल रही है हमने नहीं बताया, तो अंडरस्टूड होता है कि वो किसके रिस्पेक्ट में चल रही होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही होती है। या हम कहें कि रिवर फ्लो कर रही है, नदी बह रही है, तो हम इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि नदी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्लो कर रही है, ग्राउंड के सापेक्ष उसका क्या है, वो फ्लो कर रही है। बच्चों, सापेक्ष वेग के अनुप्रयोग हम यहाँ इसका कहाँ यूज़ होता है, सापेक्ष वेग की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम देखें, अगर अर्थ है और सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट मूव कर रही है, वो जब मूव कर रही है तो अब इसके अगर हम सापेक्ष वेग देखना चाहें किसका, लिखेंगे कैसे, हमने यहाँ लिखा VSE, मतलब वेलोसिटी ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सैटेलाइट की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, VS जो पहले उसको पहले लिखा, जो बाद में है उसको माइनस VE आपने लिख दिया। अगर बच्चों दोनों अर्थ और सैटेलाइट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो ये था, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों वर्षा का सापेक्ष वेग, मतलब वर्षा वर्टिकली वर्षा हो रही है और नीचे आदमी का है, व्यक्ति है जो नीचे चल रहा है, तो क्या होगा कि वो जो वर्षा है वो किस गति से गिर रही है, उसका वेग क्या है, आदमी के वेग के सापेक्ष उसका वेग क्या है, क्या वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एम, वेलोसिटी मतलब वर्षा का वेग किसके सापेक्ष, आदमी के सापेक्ष, मैन के सापेक्ष, तो क्या हुआ वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एम, कैसे लिखेंगे, VR माइनस VM। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट होता है मैग्नीट्यूड होता है कि कितना वेग होगा, कितना निकलेगा उसके सापेक्ष, जो वर्षा का वेग मैन के सापेक्ष कितना निकलेगा मैग्नीट्यूड, तो आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अगर वो ये देखना है कि आपको कि वो अम्ब्रेला को जब वो चले तो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में खोले, अगर वो खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना परपेंडिकुलरली अपना अम्ब्रेला को वो खोलेगा, अगर वो मूव करेगा तो वर्षा कुछ ऐसी तिरछी आती हुई दिखाई देगी, लगती है आती हुई गिरती है, तो उसके लिए वो किस डायरेक्शन में खोले अपना अम्ब्रेला, तो कैसे देखेंगे अम्ब्रेला की डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ओवर एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर आप डिवाइड कर देंगे आपस में तो क्या आएगा, आपको उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है। बच्चों, ये भाग 2 से रिलेटेड कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है जिसको आप देखेंगे, इससे जितना भी आपको समझाया गया है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसके जो आगे के पॉइंट्स हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे भाग 3 में। इसमें हमने कुल 4 प्रश्न दिए हैं, आपको 4 प्रश्न दिए हैं जिसको आप सब कुछ आपको बताया गया है। अगर सपोज करें आपको यहाँ पर जो दिया गया ना न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो जितने भी फॉर्मूले हैं, रिजल्टेंट आपको निकालना है, डायरेक्शन आपको निकालनी है, तो वो आप सब वहाँ पर देखेंगे तो आप सब आसानी से आप निकाल पाएंगे। अगर आप यहाँ देखें क्वेश्चन भी अगर हम देखना चाहें तो कैसे होगा, सदिश ए व बी के परिणाम क्रमशः 4 और 3 मात्रक हैं तथा इनके बीच कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण और दिशा हमने बताया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे। सेम आप इसको भी देख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को भी आप परिमाण और दिशा निकाल सकते हैं। जब 2 की बात करेंगे तो आपके पास वेक्टर ए का दिया है, वेक्टर बी दिया है, तो आपको क्या करना है, वह सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम b के बराबर तथा a के समांतर हो। तो आप इसको देखेंगे, इसके जो भी आंसर होंगे वो हम भाग 3 में आपको डिस्कस करेंगे। ऐसे ही प्रश्न 3 को आप देखें और प्रश्न 4 को आप देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।